दृष्टि आईएएस क्लास नोट्स फॉर पॉलिटी यूपीएससी। पीछे के लेक्चर्स हम कर चुके हैं। आज देखेंगे कार्यपालिका व विधायिका के संबंधों के आधार पर शासन प्रणाली। तो शासन प्रणाली जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है संसदीय व्यवस्था, एक होती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन, भारत, कनाडा में देखी गई है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत दोहरी कार्यपालिका होती है, जिसमें प्रतीकात्मक भूमिका राष्ट्रपति की और वास्तविक भूमिका पीएम की होती है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था जो है यूएसए, रूस और ब्राज़ील में देखा गया है। इसमें एकल कार्यपालिका होती है, अर्थात राष्ट्रपति ही राष्ट्र और सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है। संसदीय व्यवस्था में जो है कार्यपालिका व विधायिका की भूमिका देख सकते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, शक्तियों का पृथक्करण कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति और विधायिका के अंतर्गत कार्यपालिका, यहाँ पे विधायिका और उसी का अंग हो गया कार्यपालिका। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, इसीलिए उत्तरदायी शासन नहीं होता। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद सरकार का सामूहिक उत्तरदायित्व निचले सदन के प्रति होता है, लोकसभा के प्रति, जबकि अध्यक्षात्मक में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ही नहीं होता है। ठीक है। संसदीय व्यवस्था में सरकार का स्थायित्व नहीं होता है, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में सरकार का स्थायित्व तो होता है। निचले सदन को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता है, जबकि संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है निचले सदन को भंग कर सकता है। संसदीय व्यवस्था में मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की विवेकी शक्ति पर होती है और इसमें विशेषज्ञता की कमी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की विवेक शक्ति पर होती है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में विशेषज्ञता होती है। अब है भारत व ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था की तुलना। तो भारत और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में समानता क्या है, तो दोनों के उत्तरदायी शासन, कार्यपालिका व विधायिका का सम्मिश्रण है दोनों में ही। विशेषज्ञता का अभाव है भारत और ब्रिटेन दोनों में ही। राष्ट्र का अध्यक्ष निचले सदन को भंग कर सकता है दोनों में ही। असमानता क्या है, तो भारत गणतंत्रीय व्यवस्था रखता है, लेकिन यूके कैसा रखता है, राजतंत्रीय व्यवस्था रखता है। भारत में पीएम शक्तिशाली है, जबकि यूके का पीएम कम शक्तिशाली है। अब यहाँ पे है कि भारत व ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था की तुलना करें तो भारत में समानताएं होंगे। उत्तरदायित्व, शासन, कार्यपालिका और विधायिका का सम्मिश्रण होता है। विशेषज्ञता का अभाव होता है। राष्ट्र का अध्यक्ष निचले सदन को भंग कर सकता है, ये होता है दोनों में। जबकि अंतर क्या है, तो भारत में गणतंत्रीय व्यवस्था है जिसमें पीएम शक्तिशाली होता है। यूके में राजतंत्रीय व्यवस्था है, इसमें पीएम कम शक्तिशाली होता है। इसमें देखेंगे भारत में पीएम किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, जबकि यूके में क्या है, पीएम निचले सदन का सदस्य होना चाहिए। भारत में न्यायिक समीक्षा, ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा नहीं होती है। भारत में संसदीय संप्रभुता, ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता। भारत में क्या है, छाया मंत्रिमंडल नहीं, लेकिन ब्रिटेन में है। मंत्रियों का अधिक उत्तरदायित्व नहीं है भारत में, जबकि मंत्रियों का अधिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन में है। भारत से संसदीय व्यवस्था की चुनौती क्या है, तो इसका चुनौती है राजनीति का अपराधीकरण होना, दल बदल का दोष होना, और क्या है, विपक्ष की कम भूमिका और राजनीतिक सक्रियता लोकतंत्र को प्रभावित करती है। राजनीतिक दलों में अनुशासन व नैतिकता का अभाव रहता है। कार्यपालिका का अतिविस्तार जो विधायिका को कमजोर कर देता है। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, अतः राजनेताओं के लिए नैतिक संहिता व आचरण संहिता होना चाहिए। राजनीतिक के अपराधीकरण को रोका जाना चाहिए ताकि संघीय व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है। प्रश्न आता है संवैधानिक नैतिकता क्या है, तो हम देखेंगे संवैधानिक नैतिकता को सर्वप्रथम इस शब्द का प्रतिपादन जो है ब्रिटिश विचारक थे जॉर्ज ग्रॉट ने किया था। उनकी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ग्रीस में इस वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज ग्रॉट ने। किसका, संवैधानिक नैतिकता का। संविधान की भावना के अनुरूप, यानी कि संविधान की आत्मा के अनुरूप आचरण करना व निष्ठा रखना ही संवैधानिक नैतिकता है, जो इस बात पर बल देता है कि संविधान में निहित मूल्यों, सिद्धांतों और प्रतिक्रियाओं के अनुरूप व्यवहार हो। ठीक है। यह केवल संविधान के शब्दों का पालन नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का व्यवहार में उतारने की अपेक्षा करता है। भारत में संवैधानिक नैतिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1948 में संविधान सभा में कहा कि भारत में लोकतंत्र की सफलता केवल संविधान में नहीं, बल्कि उसके संचालन में निहित संवैधानिक नैतिकता पर निर्भर करती है। ये किसने कहा था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। यह शब्द संविधान में ना तो कहीं वर्णित है संवैधानिक नैतिकता और ना ही कहीं परिभाषित है, फिर भी यह संविधान के विभिन्न पहलुओं यानी कि फलकों में निहित है, जैसे कि
प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के रूप में, ये क्या है, संवैधानिक नैतिकता को ही दिखाता है। मौलिक अधिकारों में विधि के शासन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता का अधिकार व धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में भी निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, सामाजिक व आर्थिक न्याय के रूप में, और मौलिक कर्तव्यों में देखें तो पर्यावरण सुरक्षा और बंधुत्व के रूप में निहित है। संघवाद का पालन भी संवैधानिक नैतिकता को दर्शाता है। अब है कि संवैधानिक नैतिकता से संबंधित न्यायिक निर्णय, इसके बारे में देखेंगे। तो सबरीमाला केस जो है, इसमें स्त्री की संवैधानिक नैतिकता के रूप में धार्मिक परंपरा से ऊपर रखा गया। सबरीमाला केस 2018 का है। इसमें तमिलनाडु में मंदिर में प्रवेश के लिए यह केस आया था कि इसमें था कि एडल्ट जो महिला हो जाएंगी वो मंदिर में प्रवेश उनका वर्जित है। उसके लिए ये केस आया था, जबकि दिया गया कि धार्मिक परंपरा से ऊपर रखा गया किसको, संवैधानिक नैतिकता को, और उन्हें प्रवेश की अनुमति मिली थी। दूसरा उदाहरण है इसका नवतेज सिंह जौहर केस 2018। इसमें समलैंगिकता को अपराध से बाहर कर दिया गया और सामाजिक नैतिकता के ऊपर संवैधानिक नैतिकता को वरीयता दी गई थी। इसमें क्या था कि आईपीसी की, पहले आईपीसी जो व्यवस्था थी धारा उसकी आईपीसी 1860 में उसकी धारा 377 जो था, उसमें क्या था कि अगर कोई व्यक्ति समलैंगिक है तो यह अपराध है, ठीक है। तो और व्यभिचार का भी इसमें दिया गया था कि व्यभिचार भी का वर्णन भी इसी में किया गया था, जिसको हटाया गया। इसके विरोध में ये आया कि नहीं, यह अपराध नहीं है। यही था नवतेज सिंह जौहर केस। उसके बाद आया जोसेफ साइमन केस 2018। इसमें क्या किया गया, निजता के अधिकार को वरीयता देते हुए व्यभिचार के अपराध से बाहर कर दिया गया। व्यभिचार का मतलब क्या था कि अगर कोई पुरुष और अगर कोई महिला विवाहित है और अगर उसके पति का किसी से अफेयर है या पत्नी का किसी से अफेयर है, तो कानून के नज़र में यह अपराध नहीं है, ये उसके राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है। तो ये इसी को कहते हैं व्यभिचार। तो व्यभिचार को क्या किया गया, अपराध से बाहर रख दिया गया, किसको छोड़कर, रक्षा बलों को छोड़कर। अब है पुट्टू स्वामी केस 2017। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया इसमें। और उसके बाद आया सफीन जौहर वर्सेस अशोकन केस 2018। मनपसंद व्यक्ति के साथ शादी का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, ये इसमें कहा गया सफीन जौहर वर्सेस अशोकन केस में। उसके बाद आया शक्ति वाहिनी केस 2018। इसमें क्या था, ऑनर किलिंग को आपराधिक माना गया, यानी कि अगर लड़का और लड़की प्रेम संबंध में है तो क्या किया जाए, उसका मर्डर कर दिया जाता है समाज में। तो ये